Hello 7th class, welcome back dear. Student, as you know, we are doing our chapter number 15 and the chapter name is the forest, right? In our previous video we have discussed about the overview of the chapter. Okay, what are the things we have discussed, and the another thing, there are some another terms we already done in our last video, and that one are like the food chain, food web, right? And also with the importance of food chain and food web, राइट तो ये सारा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ये चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं चैप्टर में, जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, राइट. तो आज हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, कि जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं ना, उनके बारे में. वो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो बड़े होते हैं, कुछ ऐसे छोटे होते हैं, राइट. ठीक है, जो बिल्कुल कुछ ऐसे जो ग्राउंड सरफेस के साथ है, कुछ ऐसे जो बुशिस की शेप में है ना, मतलब झाड़ियाँ हैं. ठीक है, कोई छोटे छोटे पौधे हैं, कोई बड़े बड़े पेड़ हैं, राइट. सो हम उसी के बारे में उनको ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में कैटेगराइज किया गया है, राइट. तो आज हम उन लेयर्स के बारे में और सेकंड थिंग अबाउट द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज, कि ट्री के अलग अलग शेप्स होते हैं ना, कोई कॉनिकल शेप होता है, कोई बहुत ज़्यादा गोल सी शेप का रहता है ना. तो वो क्राउन मतलब जैसे उनके जो ऊपर के जो टहनी और पत्ते होते हैं, ठीक, आप लोग देखते हो कई तरह के डिफरेंट तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है, और उनके अपनी अपनी डिफरेंट शेप्स होती हैं. तो उसी के बेसिस के ऊपर है सारा. सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. सो ए फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स starting from the ground level and moving up. The main layer of the all types of forest are the forest floor, the understory and the canopy. In the tropical rainforest there exists another layer known as the emergent layer. अब बेसिकली बेटा हमारी 3 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट के अंदर. पर जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उन जगहों पे जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी एक और लेयर एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, एंड दैट नेम इज़ द एमर्जेंट लेयर. ठीक है. सो अब बेटा हम वन बाई वन इन जो 4 लेयर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करें क्या. जैसे फर्स्ट वन है हमारी फॉरेस्ट लेयर, देन अंडर स्टोरी लेयर, देन कैनोपी एंड देन एमर्जेंट लेयर. हम इन चारों लेयर्स को डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके. सो फर्स्ट वन आ रही फॉरेस्ट फ्लोर लेयर. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द डिकम्पोजिंग लीव्स, एनिमल्स, ड्रॉपिंग्स, डेड ट्रीज एंड अदर एनिमल्स, राइट. कि सबसे निचला जो एरिया, जैसे फॉरेस्ट बेड कह सकते हैं हमें जैसे हम लोग, ठीक है, सरफेस जो है, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. जैसे डिकम्पोजिंग लीफ, जो गले सड़े पत्ते हैं, ठीक है, एनिमल ड्रॉपिंग, जो वट एवर वो जो ड्रॉपिंग अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करते हैं. फिर उसके बाद ख़त्म हुए पेड़, मतलब मर चुके पेड़, मतलब डेड हुए पड़े जो, या एनिमल्स, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये धीरे धीरे इस लेयर के ऊपर डिके होते रहते हैं, है ना. और इनको डिके कौन करता है? डिकम्पोजर्स. और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इनके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इनको किस में मिक्सअप कर देते हैं, वो सॉइल के अंदर, और फिर उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स, राइट. द फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट्स फर्न, ग्रासीज, मशरूम्स एंड ट्री सीडलिंग्स. ठीक है, कि फॉरेस्ट फ्लोर लेयर्स पे बेटा ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके प्लांट्स, जिससे नाम आ रहा है यहाँ पे ये आपका फर्न का, देन ग्रासीज, मशरूम एंड द ट्री सीडलिंग्स. ठीक है, तो इन सब ये जो न्यूट्रिएंट्स ले रही है कहाँ से? सॉइल से. ठीक है, जिसे किसने करा है? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बना हुआ है, ठीक है, जिसे डिकम्पोज करा हुआ है डिकम्पोजर्स ने. सो नेक्स्ट लेयर इज द अंडर स्टोरी लेयर. द अंडर स्टोरी इज मेड अप ऑफ द बुशेज, shrubs एंड यंग ट्रीज दैट आर wrapped टू लिविंग इन शेड ऑफ कैनोपी. अंडर स्टोरी लेयर्स में बेटा हमारी ये बुशेज वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह आती हैं, ये छोटे पेड़ आते हैं, shrubs वगैरह आ जाती हैं. ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या रहते हैं? कैनोपी. कैनोपी नहीं, छाते की तरह आप समझ लो कि अब उससे अंडर स्टोरी लेयर से ऊपर की जो लेयर होती है वो कैनोपी कहलाती है. ठीक है, तो ये उसके नीचे ही एग्जिस्ट करते हैं टॉप लेयर से. नेक्स्ट लेयर कैनोपी. द कैनोपी इज फॉर्म्ड बाय द मास ऑफ इंटरवाइंड ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ द टॉल मैच्योर ट्रीज. अब जो कैनोपी है वो कैसे बनती है? इंटरवाइंड मतलब वाइंस होती है बेटा हमारी शाखाएं, ठीक है, टहनियाँ. ब्रांचेस भी यूज़ करा जाता है वर्ड, ट्विग्स भी यूज़ करा जाता है, वाइन्स वर्ड यूज़ भी करा जाता है. तो आपस में जब वो जुड़ी होती हैं या एक शेप एक्वायर कर लेती हैं आपस में मिक्स होकर, और आप देखते हैं बेटा कि हर एक प्लांट की या हर एक ट्री की अपनी अपनी होती है. मैंगो की अलग होगी, एप्पल की अलग होगी, राइट.
उसके बाद जो हमारे डिफरेंट अदर एलिमेंट प्लांट्स हैं, या उसके बाद मान लो हमारा चेरी प्लांट है, वट एवर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, हर एक की अपनी अपनी शेप होती है, अपना अपना क्राउन होता है ना, अपनी अपनी शेप में। और जैसे देवदार ट्री है वो कॉनिकल होता है ऊपर से, है ना। तो ये इस तरीके से रहते हैं सारे। सो the crown of the dominant trees receive most of the sunlight. This is the most productive part of the tree where maximum food is produced. The canopy forms a shady protective umbrella over the rest of the forest. किचो बेटा हमारी कैनोपी लेयर है, ठीक है। कैनोपी लेयर क्या करती है, एक अम्ब्रेला की तरह वर्क करती है। उसके नीचे के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं, ठीक है। कैनोपी एक लेयर है कि ये आपके जो हायर प्लांट्स हैं उनकी एक जो टॉप सरफेस है, जो उनका सरफेस है, जो उनका टॉप का एरिया है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं कैनोपी का। तो एक अम्ब्रेला शेप में वो एग्जिस्ट होता है बाकी सब प्लांट्स के लिए, राइट। फर्दर एंड द लास्ट वन लेयर इज द एमर्जेंट लेयर। एमर्जेंट लेयर मोस्टली बेटा जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ऐसे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एमर्जेंट लेयर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम में बेटा जो लास्ट लेयर है दैट इज द कैनोपी। सो द एमर्जेंट लेयर एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कंपोज ऑफ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज दैट टावर ओवर द कैनोपी। ये कैनोपी से भी ऊपर बेटा एक लेयर चली जाती है, टहनियाँ चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन से जंगलों के अंदर पॉसिबल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी जितने भी आपके जंगल हैं, जब बाकी जितने फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत कम एमर्जेंट लेयर एग्जिस्ट करती है हमारे ट्रीज़ की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा अब हम लोग पेज पे। यस, नेक्स्ट वन इज द डू यू नो क्या कह रहा है बेटा हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट in the form of some fundamental duties. One such duty is to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and वाइल्ड लाइफ। कि बेटा आज इंडियन गवर्नमेंट ने या मोस्टली जो भी वर्ल्ड्स की गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या कर रहा है, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ जितने भी हमारे मान लो हमारे जितने भी जंगलों के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन करी जा रही है डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड सेंचुरीज बना के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के, नेचुरल पार्क्स बना के, इस तरीके से क्या करा जाता है, उनको सेव करा जा रहा है अपनी फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो ये काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स बना के। वहाँ पे जैसे नेशनल पार्क्स है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड क्राउन्स ऑफ ट्रीज। अब बेटा अब इस पेज के ऊपर देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट तरीके की जो शेप है एक्वायर कर, जैसे किसी की राउंड है, कोई ओवल है, कोई बेस है, कोई कॉलमिनर है, कोई वीपिंग है, कोई स्प्रेडिंग है, कोई पिरामिडल है। तो ये दीज आर द डिफरेंट क्राउन्स या डिफरेंट शेप्स ट्रीज की रह रही हैं उनके ऊपर की सरफेस की, ठीक है। सो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं अब इनको। द क्राउन ऑफ द वुडी प्लांट्स ट्रीज शैल इंक्लूड द ब्रांचेस, twigs एंड लीव्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रंक और द main stems. The shape of the crowns of trees has a lot to do where it is located. अब क्राउन की बात करी जा रही है जितने भी हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे उनकी ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें मिलकर उनका क्राउन डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ राउंड, तो हमारे मैंगो प्लांट होता है वो इसका राउंड शेप रहता है। फिर उसके बाद जैसे एप्पल का होता है उसका ये बेस पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। फिर आपका जैसे मान लो कि फर्दर कोई पीपल का पेड़ है तो दैट इज़ अ स्प्रेडिंग, वो इस शेप में रह रहा है, ठीक है। तो आपका मान लो कि जैसे कोई कॉनिकल शेप, मतलब डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कौन मिलके डिसाइड करता है, उस पेड़ के पत्ते और उसकी टहनी और उसकी लंबाई, ठीक है। तो वो क्राउन कहलाता है उसका। द शेप ऑफ द क्राउन ऑफ द ट्री हैज़ अ लॉट टू डू विद वेयर इट इज़ लोकेटेड, ठीक है, जहाँ पे ये लोकेट करता है। इफ़ इट इज़ लोकेटेड नियरर टू द इक्वेटर, कि कोई ऐसा ट्री है जो इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर, मतलब जैसे अर्थ होती है बेटा हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ का अब ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा एसएसटी में आप पढ़ते हो, दीज आर एग्जिस्ट इन द पोल, और लेकिन ये जो हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है हमारा इक्वेटर। तो कह रहा है अगर कोई पेड़ इस तरीके से इन पोजिशंस के ऊपर है तो उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है और उनके ऊपर सारी की सारी जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ओवरहेड करती है उनके ऊपर। सो टॉल ट्रीज विद फ्लैट ट्री टॉप्स आर वेरी कॉमन इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज द फ्लैट शेप
हेल्प एक्सपोज टू मोर ऑफ देयर लीव्स टू डायरेक्ट ओवरहेड सनलाइट, कि बेटा अब इस जगह के जो क्राउन्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी राउंड शेप और स्प्रेडिंग शेप में होते हैं पेड़ों के, वो इसीलिए क्योंकि इक्वेटर पे बेटा जो धूप है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके हर एक पत्ते को प्रॉपरली धूप मिल जाए, तो वो एक्चुअली, और होता भी जो सन है वो बिल्कुल हेड पे होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है सूरज, ठीक है, तो इसलिए उनके हर एक पत्ते को प्रॉपर सनलाइट मिल जाए जिससे वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकें, तो इसीलिए कि जो प्लांट्स इक्वेटर पे एग्जिस्ट करते हैं उनका जो क्राउन होता है वो स्प्रेडिंग या राउंड शेप में रहते हैं, ताकि हर एक पत्ते को प्रॉपर सनलाइट मिल सके। फर्दर आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो ही गया बेटा मेरा यहाँ तक, इन लाइन्स तक ना, क्योंकि मैंने हिंदी में तुम्हें ट्रांसलेट करके बता दी ये चीज़, उसे नेक्स्ट अब नीचे पढ़ लेते हैं हम लोग अपना। यस, द अप नियर द आर्कटिक सर्कल, अब ऐसे जो आर्कटिक सर्कल मतलब जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपके नियरली पोल्स के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि पोल्स के ऊपर बेटा ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो गर्मी का नामो निशान भी नहीं होता, बर्फ़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ट्रीज़ या ठंडे एरिया में ग्रो करने वाले जो ट्रीज़ होते हैं उनका जो क्राउन होता है वो ओवल शेप होता है, ओवल शेप ना होगा तो वो आपका कॉनिकल शेप होगा, इस शेप में होते हैं उनके। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू कॉन शेप, हियर द पाइन ट्री देयर हेल्प्स इन लीव्स फ्रॉम द टॉप ट्री टू बॉटम टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल सनलाइट। अब क्योंकि बेटा इस टाइम पे जो हमारे पोल्स होते हैं वहाँ पे जो सन होता है वो हेड पोर्शन पे नहीं होता, सिर के ऊपर नहीं होता बिल्कुल, वो एग्जिस्ट करता है किन्हीं और पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। तो जब वो किन्हीं और पोजीशंस के ऊपर बेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो अब सनलाइट जो सन की लाइट है वो उसकी साइड्स के ऊपर ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनकी जो शेप होती है कॉनिकल होती है, ठीक है, या फिर आपकी कोन शेप होती है, ठीक है, सॉरी दोनों वर्ड सेम है, कॉनिकल शेप, ठीक है, और या तो वो ओवल फॉर्म में रहता था कि हर एक पत्ते को जो वो लाइट मिल जाए। अब मान लो कि सन यहाँ पे है, मान लो कि सन यहाँ पे है, अब यहाँ पे ट्री है बेटा ऐसे ही है, ठीक है, अब ये शेप में होगा, कॉनिकल शेप में होगा, तो जो सन की लाइट है वो हर एक पोर्शन के ऊपर पहुँच जाएगी, है ना, हर एक पत्ते को मिल जाएगी इसके वर्ड। लेकिन अगर ये हुआ बेटा आपका कैसा, मान लो राउंड शेप हुआ, कैसा हुआ, मान लो कि राउंड शेप, मान लो कि आपका ये राउंड शेप हुआ इस तरीके से, तो जो अब सनलाइट यहाँ पे है, इस पोर्शन के ऊपर सन है, तो उसकी रेज बेटा यहीं पे गिरेंगी, ना ऊपर वाले को मिलेगी कुछ, ना इसके नीचे वाले को मिल पाएगी, राइट। तो इसीलिए जो इक्वेटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जो पोल्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो कॉनिकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं या कोन शेप में एग्जिस्ट करते हैं। फाइनली मैनी ऑफ द ट्रीज लाइक spruce, pines, fir trees near the Arctic Circle have the leaves modified to form needles। अब जनरली बेटा ऊपर से जो पत्ते होते हैं, जो पोल्स के ऊपर पेड़ एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते भी बेटा निडल शेप में होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जैसे सुई होती है ना, अगर आप पाइन ट्री के पत्तों को देखो तो बहुत पतले होते हैं, सुई की तरह होते हैं वो, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज पार्शली बिकॉज निडल्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। वो इसलिए क्योंकि बेटा वो कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं, बहुत ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड द लीफ निडल्स टेंड टू रिटेन वाटर बेटर देन द ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक एंड मैपल्स। इसलिए इनके जो पत्ते होते हैं बहुत पतले होते हैं, और जैसे ओक और मैपल है इनके मोटे मोटे या लंबे पत्तों की तरह इनके नहीं होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये तो बेटा मुझे पढ़ाने या बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि जंगलों के क्या ज़रूरत है हम लोगों को, या पेड़ों की क्या ज़रूरत है हमें, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आजकल का जो टाइम चल रहा है उसके रिगार्डिंग पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर पेड़ होंगे तो ही हम जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज़ हम लोगों की डेथ भी लाजमी है। सो चलो 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले ऊपर ये एक प्रोवर्ब सी लिख रखी है कि वनों के हैं 3 उपकार, ठीक है, कि अब जंगलों से हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या? मिट्टी, एक तो वो मिट्टी के बहाव को बचाते हैं, दूसरा पानी मतलब वो पानी को या बारिश लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तीसरा और बयार कहते हैं बेटा हवा को, ठीक है। अगर पत्ते होंगे, पेड़ होंगे, ठीक है, तो ही हम लोगों को हवा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
सो अभी बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। सो फर्स्ट बना रहा है कि फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेस्ट एयर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि लिविंग बींग्स के लिए बेटा वो एक तो आपका क्या है, हाउस की तरह वर्क करेगा, स्टोर हाउस की तरह, और जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, उनकी जो किस्में हैं वो इससे बढ़ेंगी। सेकेंड है प्रैक्टिस सच एज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स। या मैक्सिमम जो बेटा हम लोग क्या कहते हैं उसको, कि जो एग्रीकल्चर है, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है, हम लोग आज जंगलों के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, चाहे अब जैसे हम लोगों को फसल वगैरह उगानी है, या इसके अलावा हमें जो पशुपालन करना है, तो जब पेड़ होंगे तो ही हम लोगों को पशुओं के लिए चारा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज़ द फॉरेस्ट मेंटेन एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर कंटेंट। ऑब्वियसली बेटा जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा और वहाँ पे ठंड भी कम रहेगी। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर एज दे द रेजर्वायर ऑफ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स कि जो हमारा फॉरेस्ट है बेटा हमें वो प्योर ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंड दे देयरफॉर हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। दे आर देयरफॉर राइटली नॉन एज लंग्स ऑफ अर्थ। इनको एक लंग्स ऑफ अर्थ का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये बेटा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, राइट। नेक्स्ट वीडियो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ऑफ कोर्स यार कि जब डिफरेंट तरह के जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी डेथ वगैरह होगी तो उनके अंदर से जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह सारा मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर और ह्यूमस बना देता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्जॉर्बर्स ऑफ द रेन वाटर। ये भी है कि जो रेन वाटर होता है, ठीक है, अब फॉरेस्ट पक्के तो होते नहीं, कच्चे होते हैं, तो जितनी भी रेन वहाँ पे होती है वो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज ऑफ द थिक humus layer, loose soil and the retaining power of the tree roots, forests are important for the maintaining and regulating water flow to the lower layers of soil. of course बेटा कि अगर फॉरेस्ट होंगे, पेड़ होंगे तो पानी वहाँ पे रुकेगा, बहाव नहीं होगा मिट्टी का। जब पानी रुकेगा वहाँ पे, ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि वहाँ पे प्लांट्स की जो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उनको पानी मिलेगा और वो अच्छी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, और ऊपर से जो सॉइल रिटेनिटी है, मतलब कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस है, मैन्योर्स की प्रेजेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है उस मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो, फॉरेस्ट आल्सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। ऑफ कोर्स कि जो अगर तेज़ तरार हवा चल रही है तो जो पेड़ होते हैं उस हवा को रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी वही प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि तो वो स्ट्रांग होते हैं और हवा जैसे ब्लो करेगी तो वो उसको रोक लेगा। ठीक है, कम कर देंगे, रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर देंगे। लेकिन मान लो हाई स्पीड में तूफान आ रहा है तो अगर आगे पेड़ होंगे तो वो अपने ऊपर सॉरी जो क्या कह रहा था मैं तुम्हें हाँ, तो कि जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो जनरली आपका क्या करते हैं कि वाटर रिटेनिविटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, और उससे नेक्स्ट हम जैसे पढ़ रहे थे कि जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स को वो रोकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी बीच में स्किप कर गया था आपके मैं इस पॉइंट को ना। तो जनरली वो क्या करते हैं कि हवा की स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। सबसे बड़ी बात ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या जो भी डस्ट उठ रही है या और भी कोई गैसेस वहाँ पे ब्लो कर रही हैं तो उनको वो कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट, ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक अकर इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। के सबसे ज़्यादा पेड़ और अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ग्रासलैंड्स के अंदर या फॉरेस्ट्स के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट वी देयर, फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर इन रॉ मटेरियल। ये तो हमें पता ही है कि फॉरेस्ट से कि जो हम लोगों को टिम्बर मिल रहा है या अनदर हम लोग रॉ मटेरियल कमर्शियल पर्पज पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब लकड़ी मिल रही है, लकड़ी से बेटा हमारा पेपर बनता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहीं से मिल रही हैं पेड़ों से। ठीक है, कई तरह के फ्रूट्स क्या कहते हैं उसको, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स मिल रही हैं। ठीक है, टिम्बर मिल रहा है, फॉडर मिल रहा है। ये सारे कई ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड करे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बेटा आज इस वीडियो में यहीं तक। इससे जो नेक्स्ट हम लोग अब जो हमारी फ्यूचर क्लासेस है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब फ्यूचर वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है।
ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको समझने करना है। आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है वो रही इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इसको याद रखना है, राइट। सो फॉर टुडे आई एम फिनिशिंग माई वर्ड्स, सो थैंक यू।